औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आपका आखिरी लेक्चर है और CHM 621 का, और इसमें हम रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री या रेडियो केमिकल मेथड्स के अलावा जो दूसरा टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है रिगार्डिंग द नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर नैनो स्केल की बात की जा रही हो उसको बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और नैनो टेक्नोलॉजी में जो बेसिकली मटेरियल इस्तेमाल होते हैं डेट आर वर्क एज द कैरेक्टरिस्टिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। सो इसमें हम कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे स्टडी करने इस वक्त। तो सबसे पहले हमने जैसे बात की कि व्हाट इज़ द नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एक उस काम को बोलते हैं जहाँ पे जिस में हम 1 से लेकर 100 नैनोमीटर की रेंज में काम कर रहे हों। 1 से लेकर 100 नैनोमीटर की रेंज में काम करने को कि नैनो टेक्नोलॉजी अगर कहा जा रहा है, तो क्या 100 से अगर ज़्यादा कोई स्केल यूज़ किया जाए, यानी कि 100 to 200 नैनोमीटर, तो क्या वो भी नैनो टेक्नोलॉजी होगी? क्योंकि नैनोमीटर के अगर स्केल की बात की जा रही है तो नैनोमीटर का स्केल तो 1 से लेकर 100 से लेकर सिर्फ 100 के दरमियान नहीं होता, बल्कि 0.1 नैनोमीटर अगर लिखा हुआ या 0.2 नैनोमीटर लिखा हुआ तो वो भी नैनोमीटर है। और 100 से ऊपर बात की जाए 101, 102, 103 या 200 या 150 या 300 या 400 नैनोमीटर, तो वो भी नैनोमीटर है ना। तो बेसिकली असल बात क्या है? असल बात ये नहीं है कि 1 से लेकर 100 नैनोमीटर की रेंज में जो आप काम कर रहे हैं उस स्केल को आप नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, बल्कि असल बात यह है कि वो स्केल जिसमें आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ जो है और उसके फंक्शन जो हैं वो चेंज हो जाएं, उस स्केल को कहा जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। तो अमूमन ये देखा गया है कि 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के दरमियान जो है वो मॉलिक्यूल्स या एटम की जो प्रॉपर्टीज़ है, वो फंक्शंस हैं, वो बहुत डिफरेंट टाइप की सामने आती हैं। लिहाजा इस स्केल को IUPAC की डेफिनेशन में शुमार किया गया है कि 1 से लेकर 100 नैनोमीटर की रेंज में जो भी वर्क किया जाएगा एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक बात इस स्लाइड में ये की गई है कि सबसे पहले जो नैनो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने वाले साइंटिस्ट था उसका नाम था रिचर्ड फेमिन। 1959 में ये बात सामने आई और उस बुनियाद के ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो ऐसे साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है उनको नोबेल लॉरिएट्स कहा जाता है। तो रिचर्ड फेमिन जो है वो नोबेल लॉरिएट था जिसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। अच्छा जी, नैनोमीटर की अब जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ स्केल को डिफाइन किया गया है कि नैनोमीटर का मतलब है 1 बिलियन ऑफ द मीटर ना। अगर इस ह्यूमन हेयर की बात करें तो बेसिकली 100,000 द विड्थ ऑफ द ह्यूमन हेयर, के जो एक इंसान का बाल होता है उससे 100,000 टाइम जो छोटा होगा वो नैनो स्केल के ऊपर शुमार होगा। ब्लड सेल की अगर बात की जाए तो ब्लड सेल का, वाइट ब्लड सेल का जितना डायमीटर होता है उसका 110,000 टाइम्स स्मॉल स्केल को 1 नैनोमीटर कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर 10 हाइड्रोजन एटम को एक साथ उनको साइड बाय साइड रख दिया जाए तो उनकी जो चौड़ाई होगी उसको बेसिकली 1 नैनोमीटर कहा जाता है। ये आपके सामने स्केल है। स्केल में डिफाइन किया गया है कि किस स्केल के ऊपर हमारे बायोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है किस स्केल की। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर टू 1 mm के दरमियान जो है वो टिश्यूज ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, यानी सेंटीमीटर स्केल्स के ऊपर होते हैं। माइक्रोमीटर स्केल के ऊपर प्लांट सेल, एनिमल सेल्स। और इसी तरीके से जब हम इसकी बात करेंगे तो ये प्लेटिनम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैटलिस्ट जो एंजाइम्स वगैरह जो हैं ये नैनो स्केल्स वगैरह के ऊपर मौजूद हैं। वायरसेस भी नैनो स्केल पे मौजूद हैं। और हाइड्रोकार्बन्स वगैरह की बात की जाए जो फ्यूल्स वगैरह है तो अमूमन वो ये कैटलिस्ट जो है वो हाइड्रोकार्बन वगैरह में, यानी कि नैनो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं इनकी प्रोडक्शन में। जिस तरीके से बहुत कॉमन और हॉट टॉपिक है कि हाइड्रोजन फ्यूल को जो है वो सिंथेसाइज किया जा रहा है या बनाया जा रहा है बाय मींस ऑफ द नैनो कैटलिस्ट।
यहाँ पे मज़ीद कुछ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है साइज़ की, कि हमारे पास जो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं या ऑर्गन्स हैं उनका साइज़ क्या होता है, उनके डायमेंशंस क्या होता है, और वो किस तरीके से नैनो स्केल में शुमार किए जा सकते हैं। बेसिकली हम ये डायमेंशंस को इसलिए देख रहे हैं कि जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से किसी दूसरी चीज़ से इंटरेक्ट करती है तो यकीनन कंपैटिबिलिटी ज़रूर रखती होगी। अगर रिएक्शन एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कोई इंटरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी, राइट। जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमने भाई कंप्यूटर इस्तेमाल किया तो कंप्यूटर में हमने बोला कि 4 GB की रैम इसमें लगती है, 2 GB की हार्ड ड्राइव लगती है, ठीक है। अगर और उसमें हमने Windows 7 इंस्टॉल कर ली या उसमें हमने लिनक्स जो CC ओपन CC है वो इंस्टॉल कर ली, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर की इतनी होना लाजमी है। अगर इसका मतलब है कि the configuration is compatible to the operating system that you are going to install in the computer। अगर आपके पास ये compatibility यानी कि ये configuration नहीं है तो इसका मतलब है कि there is no interaction of the Windows 7 या operating system with the configuration of the computer, है ना। तो इसी तरीके से अब जैसे आप चलती हुई चींटी को देख के हेलो हाय कर सकते हैं, उसे हाथ मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते ना, there is no compatibility। तो इसी तरीके से अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ कोई रिएक्शन करवाना है तो उनके साथ कंपैटिबिलिटी का होना ज़रूरी है। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि जो डायमेंशंस हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की हैं तो वही उसी डायमेंशंस पे हमारे पास जो रिएक्शन करवा रहे हैं उनकी डायमेंशंस यानी उन मॉलिक्यूल्स उसमें इस्तेमाल होने वाले मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की डायमेंशन भी उसी स्केल के कंपैटिबल हो, ठीक है, तब जाके उसका रिएक्शन सक्सेसफुल हो पाता है। अच्छा जी, यहाँ पे नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की कुछ एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में। तो जैसे कि इसमें नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है तो उसे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस्तेमाल किया जाए तो नैनो मैग्नेटिक्स। अगर सेंसर या डिटेक्टर्स बनाए जा रहे हैं तो नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी विल प्ले इट्स पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेंसर, नैनो सेंसर्स एंड नैनो डिटेक्टर्स, एंड बिकॉज ऑफ द हाई सरफेस एरिया दे कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट लाइक फोटो कैटलिस्ट, इलेक्ट्रो कैटलिस्ट, नैनो मटेरियल्स। इसी तरीके से नैनो बायोटेक्नोलॉजी में या मेडिसिन में इस्तेमाल किया जा रहा है तो डेट वुड बी कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी और द नैनो मेडिसिन। तो ये बहुत अब रिसेंटली बहुत हॉट टॉपिक है नैनो मेडिसिन से नैनो साइंस से नैनो टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये कोई हवा नहीं है बल्कि ये एक वो साइंस है, वो टेक्नोलॉजी है जिसके बाद जो है दुनिया में काफ़ी चेंजेस आई हैं और इसी के ज़रिए इसी को यूज़ करते हुए ज़रिए अमेरिका ने एक बात कही थी कि इफ़ आई एम गोइंग टू स्पेंड $1 on the nanotechnology, so on that on consequences I will get back $5। यानी कि अगर $1 खर्च कर रहा है तो $5 अर्न हो रहा है just by using the nano science and nano technology। अच्छा जी, एक है हमारे पास सवाल जनरेट होता है कि भाई हम 1 से लेकर 50 नैनोमीटर ही के दरमियान ही क्यों काम कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दी सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत हाई होता है इन कंपाउंड्स का, इन मटेरियल्स का, और कंपाउंड्स नहीं कहेंगे मटेरियल्स कहेंगे इसे। और इसी तरीके से इनका क्वांटम साइज इफेक्ट है बेसिकली कि 1 से लेकर 20 नैनोमीटर के दरमियान जो है क्वांटम साइज इफेक्ट एक इफेक्ट होता है जो हम आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे, क्लास नहीं अब आखिरी क्लास ही है। तो इसके अंदर इन दो वजूहात की बुनियाद पर बेसिकली वी प्रीफर द 1 to 150 नैनोमीटर साइज, क्योंकि इसमें जब हम इस स्केल के ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास इसका सिग्निफिकेंस क्या होती है कि हमारे पास नई प्रॉपर्टीज़ चाहे वो फिज़िकल हों चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों वो सामने आ। इसीलिए इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैटालिसिस, सिरेमिक, सेंसर, पिगमेंट्स यानी पेंट्स वगैरह इंडस्ट्री में, मैग्नेटिक वगैरह स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह में, और स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में, सोलर सेल में, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस में, बैटरीज में, सेल में, पावर बैंक में, ये तमाम नैनो टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ नैनो मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड्स हम देखें कि नैनो मटेरियल्स बेसिकली जैसे कि हमने अभी बात की कि नैनो स्केल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लार्जली डिपेंड ऑन द साइज,
शेप एंड द असेंबली ऑफ द नैनो पार्टिकल्स, है ना। तो इसी तरीके से बिकॉज साइज़ को डिपेंड करता है, तो साइज़ के लिहाज से हमारे पास नैनो मटेरियल मुख्तलिफ कैटेगराइज हुए हैं, जैसे कि नैनो क्रिस्टल्स हैं, नैनो वायर्स हैं, नैनो ट्यूब्स हैं, नैनो वॉल्स हैं, नैनो फिल्म्स हैं। ये बिकॉज ऑफ द साइज़ एंड बिकॉज ऑफ द शेप इनके मुख्तलिफ नैनो मटेरियल्स की टाइप जनरेट होती हैं। यहाँ पे आप पैरेंथेसिस में देखें कि लिखा हुआ है 0D 1D 1D 2D 1D 0D 2D 1D, इसका मतलब है डायमेंशंस, यानी नैनो क्रिस्टल्स आता है 0 डायमेंशन, नैनो वायर्स आता है सिंगल यानी कि 1 डायमेंशन, नैनो ट्यूब्स 1 डायमेंशन एंड नैनो वॉल्स फिल्म्स ने आदर 2 डायमेंशंस। क्या मतलब होता है डायमेंशन का? मतलब ये है कि बेसिकली जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है वो उसके डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है तो वो एक डायमेंशन है। अगर कोई डायमेंशन ही ऐसी ना हो कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फ्लो हो सके तो वहाँ पे वो कहलाती है 0 डायमेंशन। अगर 2 डायमेंशंस में एक्स और वाई एक्सिस में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसे हम 2 डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वांटम कन्फाइनमेंट की में बात की गई है। क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या होता है इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमने देखा है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो बल्क सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो करंट जो है वो ना तो वो कंडक्टर होते हैं ना ही वो इंसुलेटर होते हैं, वो दोनों के दरमियान की प्रॉपर्टी रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम नैनो स्केल पे सेमीकंडक्टर की बात करें, यानी सेमीकंडक्टर को नैनो साइज के ऊपर लेकर आ जाएं, तो उसे क्वांटम डॉट कहा जाता है। और इसमें क्वांटम डॉट्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉन होल, क्योंकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल की कंडक्शन की बात की जा रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन और होल की जो है उनको कन्फाइंड, क्योंकि जब नैनो स्केल पे लेकर आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन और होल जो है आर कन्फाइंड इनटू द वेरी स्मॉलर स्पेस, राइट। यहाँ पे अगर आप देखिए इस बात को समझ में आएगी कि ये मटेरियल बड़ा मटेरियल यानी इसका साइज़ बड़ा है, सॉरी स्मॉल है, और ये मटेरियल जो है इसका साइज़ काफ़ी लार्ज है, ठीक है ना। तो इसका साइज़ काफ़ी लार्ज है और इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है। तो जहाँ पे मटेरियल का साइज स्मॉल होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, और जब वो एक दूसरे के बहुत करीब होंगे तो दिस इज़ वेरी हार्ड, या you have to give the very high amount of energy to eject out this electron from the valence bond to the conduction band, valence band to the conduction band, है ना। अगर हमारे पास मटेरियल साइज बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, एक दूसरे से दूर होंगे, तो बहुत आसानी से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट आउट हो जाता है फ्रॉम दी वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। तो ये जो हमारे पास आर्बिट्री एक सर्किल है, इस को कहा जाता है बोहर एक्सिटोन डायमीटर, एंड दिस बोहर एक्सिटोन डायमीटर इज बेसिकली डिज़ाइन फॉर दी बल्क सेमीकंडक्टर। यानी कि अगर एक बल्क सेमीकंडक्टर है जो नैनो स्केल पे नहीं है जिसकी डायमेंशन, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल जो है वो इस सराउंडिंग में मौजूद है, यानी उसका साइज इतना बड़ा है, ठीक है। और जैसे कि ये दिखाया गया है, ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में दिखाया गया है। लेकिन जब हम उसको नैनो स्केल पे लेकर आ जाएंगे तो पहले इसका इलेक्ट्रॉन होल के घूमने की जो वो थी मतलब एरिया था वो इतना बड़ा था सर्किल में, लेकिन जब उसको नैनो स्केल में लेकर आ गए तो वो इतना छोटा हो गया, है ना। तो ये डॉटेड लाइन बेसिकली क्या डिफाइन किया गया है कि बल्क सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल की लिमिट जो थी वो इतनी दूर दूर थी, वो इस स्पेस में ऑक्यूपाई कर रहे थे, लेकिन जब नैनो स्केल में लेकर आ गए तो वो पे इतने छोटे से स्केल में ऑक्यूपाई करना शुरू हो गए। तो ये जो क्वांटम डॉट्स की असेंबली यहाँ ये दिखाई गई है कि बहुत सारे क्वांटम डॉट्स हैं, उनको असेंबल किया गया है। सो बेसिकली दे आर द क्रिस्टल्स एंड कंटेनिंग ओनली अ फ्यू 100 और 1000 एटम्स। इसमें बहुत कुछ ही 100 के करीब या 1000 के करीब एटम्स होते हैं, एंड दे इमिट द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिपेंडिंग ऑन दियर साइज के लिहाज से वो डिफरेंट वेवलेंथ जो है लाइट की वो इमिट करते हैं। इनकी एप्लीकेशन बेसिकली ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइसेस में है, या सेंसर्स में, या बायोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। यानी कि जिस तरीके से सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स क्या होते हैं विच टेक द सिग्नल फ्रॉम द सराउंडिंग एंड विल कन्वर्ट इनटू द सम यूजफुल सिग्नल आर कॉल्ड द सेंसर्स। तो ऑप्टिकल सेंसर्स हुए, तो ऑप्टिकल डिवाइसेस आपको मालूम है ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, इसी तरीके से डिस्प्ले, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ऑर्गेनिक एलईडीज, ये तमाम जो लाइट इमिटिंग डायोड्स डिवाइसेस हैं
और यानी ऑप्टिक्स के ऊपर काम करती हैं, तो ऑप्टिकल सेंसर्स वगैरह में क्वांटम डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। या बायोलॉजिकल मार्कर्स मतलब है कि बायोलॉजिकल को मार्क करने के लिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को जो मार्क करते हैं उसको फिर बायोलॉजिकल मार्कर्स कहते हैं। उस वहाँ पे क्वांटम डॉट्स इस्तेमाल होते हैं। इसे में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि दिस इज़ अ सैम इमेज ऑफ द डिफरेंट क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स में ये सारे क्वांटम डॉट्स हैं, कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, और इसमें ए बी सी डी ये सब इन मॉलिक्यूल्स इन क्वांटम डॉट्स के मॉर्फोलॉजी डिफाइन करते हैं। बेसिकली मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है और ये आया कैसे। ये तस्वीर खींची गई है एक डिवाइस से जिसे सैम कहा जाता है, और ये वो सैम बेसिकली बहुत ही स्मॉल स्केल के ऊपर तस्वीर खींच लेती है मटेरियल की। तो मटेरियल तो रखा होगा पाउडर फॉर्म में, लेकिन जब उसकी तस्वीर खींची गई तो वो ऐसी आई, ए बी सी डी ऐसी तस्वीर आ रही है, डिपेंडिंग ऑन क्या हम कितना क्लोज जाके उसकी तस्वीर को खींच रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें मॉर्फोलॉजी पता चलती है। मॉर्फोलॉजी का मतलब कि शेप और साइज पता चलते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो स्फेरिकल शेप लग रही है, और साइज कितना है कि भाई इसके साइज कैसे देखेंगे, ये 15 नैनोमीटर का ये स्केल है। इस स्केल का हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 से 2 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर का साइज बनेगा, है ना। तो या 10 नैनोमीटर का साइज बनेगा। इस तरीके से जिंक में देखें ये 20 नैनोमीटर का स्केल है, ठीक है, यानी इसको हम नाप लेंगे, स्केल रखेंगे कि भाई अच्छा ये कितना है 1 सेंटीमीटर सपोज या 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम स्केल को इस डॉट के ऊपर रखेंगे, छोटे से डॉट जो नजर आ रहे हैं, तो फिर हमें पता चल जाएगा भाई अच्छा ये तो 0.01 सेंटीमीटर है। तो हम इसको फिर यूनिटरी मेथड के जरिए निकाल लेंगे कि 0.1 सेंटीमीटर था तो वो 20 नैनोमीटर के बराबर था, और अगर 0.01 हमारे पास सेंटीमीटर जो हमारा साइज है तो उसके मुताबिक कितने नैनोमीटर होंगे। तो हमें इस तरीके से इसका डायमेंशंस पता चल जाएंगी, साइज पता चल जाएगा इस जिंक सल्फाइड के नैनो मटेरियल से। तो ये कहलाती है, तो वो जो डिवाइस है उसे कहते हैं सैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये बाय मींस ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है, बाय मींस ऑफ द माइक्रोस्कोप हमने इमेजिंग की हुई है, यानी तस्वीरें खींची हुई हैं अपने मटेरियल की जो कि क्वांटम डॉट्स मटेरियल है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे कुछ मेटल नैनो क्रिस्टल्स भी होते हैं, यानी ये भी मेटल ऑक्साइड या मेटल जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो भी पाए जाते हैं, वो भी नैनो मटेरियल्स कहलाते हैं। वो कैसे हासिल होते हैं इस बात को देख लेते हैं कि जैसे कि मेटल सॉल्ट लिया गया, गोल्ड का सॉल्ट लिया गया, ठीक है, और एक क्लोराइड, और उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया या सिट्रिक एसिड, कोई भी सोडियम हाइड्राइड, सिट्रिक एसिड या टैनिक एसिड, तो होगा क्या कि गोल्ड बेसिकली उसका साइज रिड्यूस होके बहुत छोटे पार्टिकल साइज बन जाएगा, और इसका कलर पिंक कलर का यहाँ पे एक सॉल्यूशन सामने आता है। ये गोल्ड के नैनो क्रिस्टल्स कहलाते हैं। लेकिन अगर इनका कलर और इनका बेसिकली जो है सबसे ज़बरदस्त किस्म की बात जो है वो ये है कि साइज के लिहाज से इनके जो कलर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। कि अगर यहाँ पे आप देखिए कि ये 3 सॉल्यूशंस हैं और तीनों सॉल्यूशंस गोल्ड ही के नैनो पार्टिकल्स हैं, लेकिन तीनों का कलर अलग है। तो भाई क्यों अलग है? क्योंकि तीनों की साइज डिफरेंट है, और इनके साइज को मालूम किया जाता है बाय द DLS स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए आम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह होता है, सॉल्यूशन को क्यूबिड में फिल करके रख देते हैं तो वो साइज बता देता है कि इस सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज इतना है। सो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग साइंस रियली। अच्छा, इसी तरीके से हम बात करते हैं कि मेटालिक नैनो क्रिस्टल्स की। यहाँ पे ये देखें कि आप इसमें जो मेटालिक नैनो क्रिस्टल्स हैं उसमें एक फेनोमेना होता है जिसे कहा जाता है सरफेस प्लाज्मॉन एब्जॉर्प्शन फेनोमेना। ये सरफेस प्लाज्मॉन एब्जॉर्प्शन फेनोमेना क्या होता है? बेसिकली जो नैनो क्रिस्टल्स है उसके ऊपर सरफेस चार्जेस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, और जब एक लाइट आती है तो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो उसके 2 कंपोनेंट्स है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल हैपन, दे विल बेसिकली वाइब्रेट,
वाइब्रेशन पैदा होगी इन तमाम चार्जेस में। तो बेसिकली दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ अ डाइपोलर सरफेस प्लाज्मॉन। इसमें ये जो ऑसिलेशन हो रही है, ये जो एक्साइटेशन हो रही है, तो क्योंकि सरफेस के ऊपर मौजूद आयंस की ऑसिलेशन हो रही है, लिहाजा उसे कहा जाता है सरफेस प्लाज्मॉन। और क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो लिहाजा सरफेस प्लाज्मॉन एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए आसान सी बात लिखी हुई है कि कलेक्टिव एक्साइटेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी तमाम इलेक्ट्रॉन्स की, ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स की यानी कलेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एक्साइटेशन हो रही है सबकी, ठीक है, सबके एक साथ। ऑफ अ मेटल के क्लस्टर, यानी जितने भी मेटल्स ये एटम्स यहाँ मौजूद होंगे उन सब की कलेक्टिवली एक साथ एक्साइटेशन हो रही है टू द कोहेरेंट ऑसिलेशन, कि वो एक जैसे ही ऑसिलेशन कर रहे हैं कि सब ऑसिलेशन में या तो ट्रू हो रहे हैं, टू की यानी आगे की जानिब या तो मोशन हो रही है या फिर बैक आ रहे हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन सारे आयंस की एक साथ हो रही है। ये कब हो रही है? जब हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सरफेस प्लाज्मॉन एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फेनोमेना। तो सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस की वजह से हमारे पास एक ही सॉल्यूशन के मुख्तलिफ कलर सामने आ रहे हैं। यहाँ पे आप गौर से देखिए कि कलर्स में डिफरेंट है, और ये कलर डिफरेंट होने का मतलब ये है कि इनके शेप्स अलग अलग होंगे, और इनके कलर डिफरेंट होने का मतलब ये है कि इनके स्पेक्ट्रम भी हमारे सामने थोड़े से अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर हासिल होंगे। अच्छा, यहाँ पे इसमें आप देखें कि दिस आर द सेम इमेज ऑफ द डिफरेंट मेटल नैनो पार्टिकल्स या नैनो क्रिस्टल्स। और इसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा मेटल होंगे तो उसे कहेंगे बाई मेटालिक नैनो क्रिस्टल्स या नैनो अलॉय कहा जाता है उसे, ठीक है ना। अगर एक क्रिस्टल से मेटल नैनो क्रिस्टल्स कहा जाता है, और अगर एक से ज़्यादा मेटल का नैनो मटेरियल बनाया गया है तो उसे कहा जाता है बाई मेटालिक नैनो अलॉय, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखेंगे मुख्तलिफ नैनो अलॉय हैं, नैनो क्रिस्टल्स हैं, और उनके कलर डिफरेंट कलर्स दिखाए गए हैं उनके सॉल्यूशंस के, कि वो उनके वो सॉल्यूशन फॉर्म में मौजूद हैं, और उनके सेम इमेजेस भी दिखाए गए हैं जिसमें हमें उनका साइज और डायमेंशन यानी कि शेप यहाँ पे वाजे हो रही है। अच्छा, अब कार्बन मटेरियल की बात करें तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कार्बन बेसिकली उसके दो एलोट्रॉपिक फॉर्म हमने पढ़ी थी, एक तो डायमंड थी और दूसरी ग्रेफाइट थी, लेकिन तीसरी एक और एलोट्रॉपिक फॉर्म हमारे सामने आती है जिसे हम कहते हैं ग्राफीन। सो व्हाट इज़ अ ग्राफीन? तो ग्राफीन इज़ बेसिकली टू डायमेंशनल सिंगल शीट या सिंगल लेयर ऑफ द कार्बन एटम इज कॉल्ड ग्राफीन। अगर हम ग्रेफाइट में देखें तो ग्रेफाइट में इस कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है वो उसके मुख्तलिफ स्टैक्स होते हैं, जैसे ये बने हुए ना, है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। अगर हम इस एक लेयर को अलग कर दें तो उसे बेसिकली ग्राफीन कहा जाता है। इसी एक लेयर को अगर हम उसको राउंड कर दें राउंड शेप में तो उसे कार्बन नैनो ट्यूब्स कहा जाता है, वो ट्यूब बन जाती है। और अगर हम उसकी बॉल बना दे तो उसे हम बकी बॉल कहते हैं, ठीक है। तो बकी बॉल इज अ जीरो डायमेंशन एंड कार्बन नैनो ट्यूब इज अ वन डायमेंशन बिकॉज द इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन द ट्यूब इन द वन डायरेक्शन ओनली। इन द बॉल देयर इज नो डायमेंशन टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दिस जीरो डायमेंशन। और ग्रेफाइट में क्योंकि तीनों डायमेंशन हैं, 1 2 3 है, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, तो लिहाजा से ग्रेफाइट को 3 डायमेंशन कहा जाता है, डायमेंशन मटेरियल कहा जाता है। ये दो साइंटिस्ट थे एंड्रयू जैम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसोल्फ, ये इन दोनों फिजिसिस्ट थे और इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था जब इन्होंने बहुत एक रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट किया जिससे इन्होंने ग्राफीन को डिस्कवर किया। तो 2010 में इन दोनों साइंटिस्ट को, इन दोनों फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और ये जहाँ बिलोंग करते थे, ये स्कूल ऑफ मैनचेस्टर में से, वहाँ से इन्होंने ये रिसर्च की थी, वहाँ से बिलोंग करते थे, लिहाजा आज उस स्कूल को नाम स्कूल ऑफ द, उस यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर को स्कूल ऑफ द ग्राफीन के नाम से भी याद किया जाता है। तो ग्राफीन बेसिकली व्हाट इज अ ग्राफीन? ग्राफीन इज अ सिंगल लेयर। जैसे बात की जा चुकी है कि ग्रेफाइट में मल्टी लेयर्स होती हैं, अगर हम उसकी सिंगल लेयर को हटा दें तो उसे सिंगल लेयर ग्राफीन कहा जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द हाई चार्ज मोबिलिटी, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मोबिलिटी होती है, दैट इज़ 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये बेसिकली इतनी हाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की वजह से ग्राफीन एक रिमार्केबल मटेरियल है जो नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है।
इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत रिजिड होता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होती है और इसका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है। एक अंदाजे के मुताबिक कि कॉपर जो है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उससे 200 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है वो ग्राफीन का मटेरियल होता है। अच्छा जी, सो नाउ नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के कुछ मेथड्स हैं। एक तो कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जैसे कि मेटल एवोपरेशन मेथड, लेजर एब्लेशन मेथड, जिसमें लेजर लाइट को मेटल सरफेस, सॉलिड मेटल सरफेस का ब्लॉक लेकर उसके ऊपर मेटल लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है, तो सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, यानी सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट के अंदर मटेरियल का ट्रांसफॉर्म होना। तो वो जो वेपर स्टेट में आते हैं वो हवा में मॉलिक्यूल होकर उड़ते हुए एक सबस्ट्रेट ऊपर लगा दी जाती है जिसपे आके डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर उसके बाद उसको स्क्रब करके निकालते हैं, तो वो नैनो मटेरियल्स होते हैं। इसी तरीके से केमिकल मेथड्स होते हैं जैसे कि जिसमें हम सब रिड्यूसिंग एजेंट्स या कोई केमिकल जो है रिएजेंट्स इस्तेमाल करते हुए हम उस नैनो मटेरियल को सिंथेसाइज करते हैं, और जैसे कि सॉल्वोथर्मल सिंथेसिस मेथड बड़ा कॉमनली यूज़ होता है मेथड, जिसमें हम सॉल्यूशन को और यूज़ करते हैं और उसमें हीट देते हैं, यूनिफॉर्म हीट देते हैं ताकि हमारा मटेरियल एक ही जैसा बने। अगर यूनिफॉर्म हीट नहीं होती तो मटेरियल क्योंकि में मुख्तलिफ डायमेंशंस के नैनो मटेरियल की सिंथेसिस सामने आ सकती है। इसी तरीके से मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं नैनो केमिस्ट्री में। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स अमूमन ड्रग डिलीवरी, थेरेपेटिक एप्लीकेशंस या जहां इमेजिंग टेक्निक्स है जैसे एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक्स, वहां पे मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं जैसे Fe2O3 है, ठीक है, Al2O3 है, ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स में शुमार होते हैं। ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स जो हैं ये क्योंकि बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की होती है, इसलिए ये फिर हमारे बायोलॉजिकल का जो साइंसेस है वहाँ पे ये ज़्यादा मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनके मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स की सरफेस को मॉडिफाई करके उसकी ऐसे फंक्शनल ग्रुप उसमें लगा दिए जाते हैं कि वो इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द बायोलॉजिकल एंटिटीज से। सो इसलिए इनकी सिग्निफिकेंस यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही जो वो नैनो मटेरियल जो कि एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं उनको नैनो कैटलिस्ट कहा जाता है। सो कैटलिसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेनोमेना है, जैसे कि फोटो कैटलिसिस जिसके अंदर हम डाइस, जो इंडस्ट्री में डाइस लिबरेट होती हैं और इफ्लुएंट यानी कि पानी में वो फर्निश हो जाती हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री, इफ्लुएंट के ज़रिए बाहर आ रही होती हैं, तो उन पानी में डाइस की मौजूदगी यकीनन हैजर्डस है और उस पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो बाय मीन्स ऑफ द फोटो कैटालिसिस इन द यानी इन द एब्सेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट दैट इट वुड बी द नैनो कैटलिस्ट, और एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट व्हाट विल हैपन, द डाई विल डिग्रेड, डाई को डिग्रेड किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द फोटो कैटालिसिस। इसी तरीके से नैनो कैटलिस्ट यानी नैनो मटेरियल जो कि यूज़ होंगे एज अ इलेक्ट्रो कैटलिस्ट उसको नैनो कैटलिस्ट कहा जाएगा। वो नैनो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रो कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होंगे उसे नैनो इलेक्ट्रो कैटलिस्ट कहा जाएगा। और इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशी में, उसको अगर हम इम्प्रूव करें, उसको अगर हम इन्हेंस करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो दैट आर कॉल्ड द इलेक्ट्रो कैटलिस्ट। सो उसको कहा जाता है नैनो, अगर वो नैनो डायमेंशंस में है, उन इलेक्ट्रो कैटलिस्ट के अगर डायमेंशन नैनो स्केल में है तो उसे नैनो इलेक्ट्रो कैटलिस्ट कहा जाता है। यहाँ पे नैनो कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए फ्रिट्ज हेबर ने जो इसको नोबेल प्राइज़ मिला था उसने आपके पास अमोनिया को सिंथेसाइज किया था फ्रॉम इट्स एलिमेंट। और इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जिन्होंने नैनो कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी डेवलपमेंट की, बहुत सारे जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाई। ऐसे ही वक्तन फ़ौक़तन नैनो मटीरियल या नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एमिनेंट साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नैनो कैटालिसिस बाय द मेटल नैनो पार्टिकल्स सपोर्टेड ऑन ग्राफीन, यानी कि ग्राफीन को एज ए सपोर्ट इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर मेटल नैनो पार्टिकल्स को
का एक जाल बनाया गया और दैट कैन बी यूज एज अ नैनो कैटलिस्ट। जैसे एग्जांपल है कि लैट नैनो पार्टिकल कैटलिस्ट, के लैट के नैनो पार्टिकल्स लिए गए और वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हुए। अननोन फॉर द कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शंस, कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शंस कराने में इस्तेमाल हुए, जैसे कि बहुत मशहूर ज़माना रिएक्शंस है सुजुकी रिएक्शंस, हैक रिएक्शन और सोनो गैशिया रिएक्शंस। और ये रिएक्शन ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत कॉमनली एसेंशियली इस्तेमाल किए जाते हैं। So by using the for platinum catalyzed cross coupling in the organic synthesis में ये मशहूर ज़माना जो साइंटिस्ट गुजरे हैं, ये नोबेल लॉरियर्स गुजरे हैं और इन्होंने यही नैनो मटेरियल्स या नैनो केमिस्ट्री को इस्तेमाल किया और उसमें कैटालिसिस की बेसिकली प्लैटिनम कैटालाइज रिएक्शंस डिस्कवर किए, जिसमें मशहूर ज़माने अकीरा सुजुकी का नाम आता है, नेगिशी का नाम आता है, हैकर रिएक्शन आता है का नाम आता है। ये मशहूर और इन्हीं के नाम के ऊपर रिएक्शंस मौजूद हैं। फोटो कैटालिसिस, ये वो फोटो कैटालिसिस जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर एक और मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है इनटू सम यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सम यूजफुल फ्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे कि मेथनॉल में कन्वर्ट किया गया है बाय मींस ऑफ द कन्वर्टर दैट आर कॉल्ड द कैटालिटिक कन्वर्टर। सो कैटालिटिक कन्वर्टर जैसे कि कार में लगे होते हैं, जिसे कहा जाता है कार कैटालिटिक कन्वर्टर, यानी कि वो कन्वर्टर जिसमें कैटालिस्ट नैनो कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहा है टू इम्प्रूव द टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द मेथनॉल। और इससे क्या होगा कि यकीनन जो एयर पोल्यूशन है उससे हमारे पास उसमें कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत हैजर्डस है तो वो कन्वर्ट हो रही होगी किसके अंदर, एक सम यूजफुल फ्यूल में कन्वर्ट हो रही होगी। इसी तरीके से नैनो मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि सोलर सेल या सोलर एनर्जी के अंदर फोटोवोल्टाइक सेल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है। और फोटोथर्मल एनर्जी कन्वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है। फोटो कैटालिसिस, ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सोलर सॉलिड स्टेट लाइटिंग में यानी ऑर्गेनिक एलईडी वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स को। तो जो कैथोड इलेक्ट्रोड्स वगैरह की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बेसिकली वो यूज़ होते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय मींस ऑफ द नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल से। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे आप देखें कि कैथोड और एनोड के दरमियान जो है मुख्तलिफ नैनो मटेरियल इस्तेमाल किए, तो उससे क्या होगा कि जो सोलर कन्वर्जन है, सोलर पावर कन्वर्जन है इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत इन्हेंस हो जाती है। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर ऑफ द रिगार्डिंग द नैनो टेक्नोलॉजी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।